और मेरी बारी आए। अगर ये गिर भी जाता तो इमरान खान की बारी फिर भी नहीं आनी थी, बल्कि फिर बिल्कुल ही नहीं आनी थी, और उस मलबे के नीचे इनकी सियासत ने भी कुचले जाना था। पर भाई साहब को सियासत आती नहीं है, ये उनका काम नहीं है। सो उन्होंने खराबी बिस्यार की। अब बात यह है कि अगर इमरान खान साहब मुआहदे की जो उन्होंने मुआहदा किया PMLN के साथ, उसके ऊपर अगर वो अमल कर लेते, सिद्ध के दिल से सुपीरियर जुडिशरी के इस फैसले को मान लेते, तो इसमें उनकी इज्जत में इजाफा ही होता, और जो उन्होंने अपना और रियासत का नुकसान किया उसमें कमी वाक़ई होती और उनकी सियासत के लिए स्पेस बढ़ जाती। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, कई साल समझ में नहीं आती कि सियासत में बाज़ औक़ात आप पीछे हट के स्पेस क्रिएट करते हैं अपने लिए। लोग ये समझते हैं कि आगे बढ़ के स्पेस मिलती है। तो ये मेरा इमरान खान साहब की अभी खासी ज़्यादा सियासी तरबियत होने वाली है। चले, ये तो आपका पर्सनल मौक़िफ़ हो सकता है, डेफिनेटली कंसीडरिंग योर पॉलिटिकल करियर इन माइंड, तो आई थिंक सो कि आई वुड नॉट आस्क फॉर अ काउंटर क्वेश्चन फॉर दिस। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इमरान खान साहब इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे, इमरान खान साहब इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आपको ये चीज़ तंग नहीं कर रही कि इंतखाबात के हवाले से इंक्वायरी कमीशन बन गई, धरना हो गया 126 दिन का, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, बयानबाजियां हो गई, बहुत सी टाइमलाइन आप बता चुके हैं, पार्लियामेंट पर अटैक, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के बाहर जो है वो कपड़े लटकाए जा रहे हैं, और हर चीज़ आप सबके सामने, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तंग कर रही है आपको ये चीज़ कि अभी भी इमरान खान साहब नहीं मान रहे इस चीज़ को? नहीं, अब इमरान खान का नाम मानना अब इशू नहीं रहा। अच्छा, अब बात यह है कि आगे जो 3.25 साल है, इसमें तकरीबन अगले 1.5 साल, और ये बात नोट कर लेंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी इंशाल्लाह, अगले 1.5 साल इमरान खान साहब यही हरकत व सकनात करेंगे। कोई इस्लाह नहीं करेंगे अपनी, कोई अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे। जब इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, उससे पहले मौसूफ को अंदाजा होगा कि उन्होंने क्या गलती की है, तो फिर वो उस तरफ लग जाएंगे। और जो असल उनका काम था, जिससे वो हमारा मुकाबला करते, और काश वो हमारा मुकाबला करते, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होता, हमारी भी इस्लाह हो जाती कि खैबर पख्तूनख्वा में एक वो मिसाली हुक्मरानी देते, और हमें कौमी असम्बली के फ्लोर पे वो पार्लियामेंट्री सियासत के ज़रिए, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के ज़रिए हमें आईना भी दिखाते और एक इफेक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करते, जो एक मुस्बत तनकीद होती है। वो उन्होंने की नहीं है, काफ़ी वक्त ज़ाया किया, अगला वक्त भी वो ज़ाया ही करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मरकज़ी हुकूमत को इमरान खान साहब की बातें सुनते रहना चाहिए, राब्ता भी रखना चाहिए, और असल फोकस अपने काम और कारकर्दगी पे करना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इसी चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को कन्विंस करने की अगर कोशिश की जाए, आपका, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपका भी हल्का डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। ओवरऑल जनरल इलेक्शन तो हैं, लेकिन आपका हल्का इन्वॉल्व है, अयाज सादिक साहब का हल्का इसमें इन्वॉल्व है, जो कि डायरेक्टली हिट है। तो आप उनसे बात कर लें, मनाजरे का चैलेंज, कोई टेलीविजन चैनल के ऊपर, कोई उनसे किसी तरह बात कर लें, उनको कुछ तसल्ली तो दिलाए ना। इमरान खान साहब को जिंदगी सेहत सलामती दे, 2018 के इंतखाबात के बाद उनको समझ आएगी, इससे पहले नहीं आने की, जो मर्जी कर ले कोई। आपको लगता है पार्लियामेंट में आने वाले हैं दोबारा से? वो तो आना है, पार्लियामेंट में तो आए बगैर चारा कार कोई नहीं है। ये तो बादशाही थी ना जी, मैं नहीं आऊंगा, ये जाली असेंबली है, सब चोर बैठे हुए हैं, अगर हम चोर हैं तो हमारे साथ क्या लेने आ रहे हो भाई? वहीं बैठेंगे आके, रास्ता पार्लियामेंट से निकलता है आगे जाने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। वेलकम कैसे करेंगे? बस आएंगे, बैठ जाएंगे, उनमें उनको मैंने इस पे सोचा भी नहीं है। लेकिन हमने सोचा, और हमें बार बार ख्वाजा आसिफ साहब का वो तारीखी जुमले, वो तारीखी अलकाबात याद आते हैं। चलें, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं इस दफ़ा तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब नहीं तो कोई और, मतलब कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, वेलकम की तैयारी चल रही है? नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी बाद में बात हुई थी, उस दिन मैं मौजूद नहीं था। ख्वाजा साहब ने भी तंग आके और इनसे सद के और इनकी हरकतों से सद के, और उससे कोई इवेंट हुआ था, बात की थी, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। हमारी कोई मनसूबाबंदी नहीं है, आना चाहे आए कौमी असम्बली में, वहाँ बात करें, तकरीर करेंगे, जवाब में भी तकरीर करेंगे। लेकिन हूट करना या एक किसी को वो उसको मतून करना, उसकी ज़रूरत नहीं है जी। बट ठीक है, आए, मैटर ऑफ रूटीन। चलो जी, इस प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट इतनी तो गारंटी मिल गई कि इट विल बी अ मैटर ऑफ रूटीन। अब मैटर ऑफ रूटीन नेशनल असेंबली के लिए, सिंध असेंबली के लिए, या पंजाब असेंबली के लिए क्या है, वो तो मेरे ख्याल से जितने भी पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं उन्हीं को पता होगा। आपसे मैं ज़रूर जानना यहाँ पर चाहूँगी कि इमरान खान साहब जिस तरह से पार्लियामेंट में आते हैं, बात करते हैं, या नहीं आते पार्लियामेंट में, तो फिर आप उनको कन्विंस करने की दोबारा कोशिश करेंगे कि आप तो पार्लियामेंट में आ जाओ, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि शहबाज शरीफ साहब ने ही ये कहा कि पार्लिमानी लीडर्स का एक कमीशन बनाया जाए जो कि ये इन्वेस्टिगेट करे मुहर्रकात क्या थे, फंडिंग कहाँ से आई, धरनों के हवाले से, इसकी भी क्या जरूरत लगती है? और अगर पार्लिमानी कमीशन बनेगा तो उसमें डेफिनेटली पीटीआई के भी तो लीडर होगा ना शामिल। देखिए जी, तहकीक तो ज़रूर होनी चाहिए कि ये धरना सियासत क्या थी, और एक आदमी जिसका पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको क्या मसला था जो वो आ गया और उसने लोगों को कफन पहना दी और कब्रें खोद दी और स्टेट चैनल पे अटैक कर दिया। और इमरान खान साहब को यकायक क्या हो गया था कि इंतखाबी नताइज मान के, एक सूबे की हुकूमत लेके और कौमी असम्बली में आके कंट्रीब्यूट करके उसी स्पीकर से ओथ लेते हैं, उसी को मुबारकबाद देते हैं,
और 1.25 साल बाद वो कहते हैं कि जी अब तो आपको मैं गिराऊंगा। और जावेद हाशमी साहब से बड़ा तो तारीख में गवाह कोई नहीं है। उन्होंने तो बोल दिया था कि ये कह रहे थे 2015 में इलेक्शन होंगे। तो एक खेल था जिसमें बदकिस्मती से कुछ रिटायर्ड लोग भी शामिल थे और कुछ उस वक्त बाज लोग कहते हैं कि सर्विंग भी लोग थे। बहरहाल वो दौर गुजर गया। अब तो इमरान साहब जो है वो उनकी ये जो कार्रवाई की है उन्होंने पाकिस्तान के साथ, ये तारीख का हिस्सा है। इस पे मौरख अपना कलम उठाएगा और वही अपना फैसला सादर करेगा। चले फैसला तो सादर करेगा, लेकिन डू यू थिंक सो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इतना ही गट्स या इतना तप्पड़ है कि वो इस पॉइंट के ऊपर ऐसी कमीशन के क़याम का करें? अगेन देन वही बातें जो कुछ आपने नाम लिए बड़े लोगों के, जिनके नाम लेते हुए पर जलते हैं, ज़रूरत महसूस करती है PMLN। गुजारिश ये है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी मालूम नहीं है कि पाकिस्तान का माहौल इसके लिए कितना साजगार है। इस पे कुछ सवालिया निशान ज़रूर है। तो क्या ये मुमकिन होगा कि हम किसी अहम कौमी मसले पर मजीद बात करें? बिल्कुल मुमकिन होगा। काफी बात हो गई इस पे, तो अब मजीद वक्त मेरा ख्याल जाया ना किया जाए इमरान खान पर। बिल्कुल, लेकिन इंक्वायरी कमीशन की बात हो, उसका फैसला आए और आपसे बात ना हो तो मेरे ख्याल से ये भी थोड़ी ज्यादती होगी। तो आप फिक्र ना करें, अभी टाइम है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी नोट के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिल्कुल हम अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। इस वक्त मैं रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में मौजूद हूँ। रेलवे के हवाले से जो भी इनकी मिनिस्ट्री है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आगे आ रही है, मिस मत कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वी आर वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद वन एंड ओनली ख्वाजा साद रफीक साहब, जो कि इस दौरे हुकूमत के अंदर रेलवे मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके अलावा डेफिनेटली अ मैन हु डजंट नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। ख्वाजा साद रफीक साहब, पीछे से ब्रेक पर जाने से पहले वहीं से मैं सिलसिला जोड़ूंगी। जावेद हाशमी साहब का आपने नाम लिया, वैसे तो ऑब्वियसली मेरे रनडाउन में एक सवाल शामिल नहीं है, लेकिन अब आपने बात कर दी तो ऐसे पूछना चाहूंगी। मेरी आपसे मुलाकात हो रही है आज, तो सुना था कि जावेद हाशमी साहब से आप मिलने भी गए या फ़ोन पे रब्ता किया, और फिर शायद आपको PMLN ने ये कहा भी कि उनसे पूछे उनका अगर इंटरेस्ट है तो ही कैन रीजॉइन PMLN। इस बात में सदाकत है? ऐसी कोई आपकी बात हुई थी जावेद हाशमी साहब से? एक तो जब मखदूम साहब ने PTI छोड़ी तो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने उनको इन्फ्लुएंस किया था। मेरा हाशमी साहब से दूसरी नस्ल का ताल्लुक है और ये इंशाल्लाह मरते दम तक कायम रहेगा। वो किसी भी जमात में वो ताल्लुक नहीं टूटेगा। तो मखदूम साहब जो थे वो खुद फैसला कर चुके थे। और दिलचस्प बात यह है, और आप इसकी हाशमी साहब से तसल्ली कर सकती हैं, कि जब उनकी PTI से नाराज़गी की खबरें धरने के दौरान हम तक पहुंची और मैं उनकी इयादत के लिए गया, तो मैं उन लोगों में शामिल था जो उनको इस बात पे मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो PTI में स्टे करें। और उनकी PTI में इसलिए ज़रूरत थी कि इमरान खान साहब को बाजू से पकड़ के समझाने वाला कोई दूसरा शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा। और हाशमी साहब से ज़्यादा सीजन पॉलिटिशियन वहाँ था ही कोई नहीं। तो PMLN से तो वो निकल गए हुए थे, बाहर आ गए हुए थे अपना मर्जी से, जो भी उसके मुहर्रकात थे। तो बतौर एक सियासी कारकुन के मैं ये समझता था शदीद इख्तलाफ के बावजूद कि हाशमी साहब अगर स्टे कर जाते PTI में तो ज़्यादा बेहतर है। मगर हाशमी साहब का नुक्ता नज़र ये था कि वो जो कुछ देख चुके थे और जो कुछ सुन चुके थे, वो ये कहते थे कि इसके बाद यहाँ रहना मेरे अपने जो ज़िंदगी का एक नस्बुल ऐन और आइन और एक असूली सियासत है, उससे मैं बेवफाई नहीं कर सकता। तो उनको ये भी उनके दोस्तों ने, मैं भी उनके छोटे भाइयों की तरह जाता हूँ उनके पास, PMLN बन के नहीं जाता हूँ। तो उनके जो दोस्त और उनके अहबाब थे वो उनको कहते थे कि फिर क्या करेंगे आप, PMLN से आप बाहर निकल आए, मिन्नतें तरले भी किए आप कि आप नहीं माने। उन मिन्नतें करने वालों में मैं पेश था, मेरे ही घर में वो सारा सिलसिला हुआ था। अब आप PTI से भी निकल जाएंगे तो आगे सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? तो मखदूम साहब जो है वो एक सरफरे आदमी है। उन्होंने कहा मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, और उन्होंने कहा कि एक साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, इत्तफाकन इसका फायदा मुस्लिम लीग नून को पहुंच रहा है, तो भले से पहुंचे, मगर मैं पाकिस्तान और जमहूरियत के खिलाफ इस साजिश को बेनकाब करके रहूंगा, भले इसमें मेरी सियासत बचे या जाए। अच्छा, डिड यू ऑफर हिम टू कम बैक? किसे आप इयादत के लिए गए? गुजारिश ये नहीं, मैं बाद में मुल्तान उनके घर गया था और मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनकी ये ख्वाहिश है कि जावेद हाशमी साहब जो हैं उनका मुकाम मुस्लिम लीग नून में ही बनता है और उन्हें उसमें आना चाहिए। मैं उन लोगों में बिल्कुल शामिल हूँ, मैं इसको ओन करता हूँ और मैं इसके लिए कोशिश भी करूंगा। ओके, चलें जी, आई थिंक सो। लेट्स सी कि व्हाट फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर यू, फॉर PMLN एंड ऑफ कोर्स जावेद हाशमी साहब। देन अगेन ये, लेकिन आपकी भी PTI के अंदर जाने की बातें चल रही थी। अब इमरान खान साहब को आप देखते हैं, अब पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं, तो आप इस पे शुक्र करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आपने ज्वाइन नहीं किया PTI को उस टाइम पर? नहीं, दो बातें, एक लोगों को पता है, किसी को नहीं पता, वो आज आपके शो के जरिए बता देते हैं। 88 में मैं मुस्लिम लीग से काफ़ी बेजार हो चुका था। 88 यंग था तब, और ताहिरुल कादरी साहब जो थे ये तब अवामी तहरीक बना रहे थे और मिनहाजुल कुरान बन गया था, और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। नौजवान लड़के दीनदार, जीन्स पहनी हुई हैं, टिपिकल मुल्ला नहीं है, और वो दीन की और दीन के जो एक जिद्दत है उसकी बात करते हैं।
तो मैं जी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से बड़ी मुलाकातें हुई, मैंने उनके साथ फैसलाबाद और गुजरांवाला के दौरे भी किए, और मैं तकरीबन 88 में ये फ़ैसला करने वाला था कि ये मुस्लिम लीग जो उस वक्त एक मार्शल लॉ के बतन से जन्म ले रही थी, तो इससे ठीक है मेरा और मेरे वालिद का हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है, मेरी वालदा का भी रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद ये मुस्लिम लीग आगे जाके डिलीवर ना करे उस वक्त 88 में। ठीक। तो मेरा बड़ा रुझान हो गया था कादरी साहब की तरफ, और कादरी साहब ने जिस जलसे में अवामी तहरीक का ऐलान किया था मुर्शिद दरवाज़ा के, उसके हज़ारों सामीन में एक मैं भी था। वैसे मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कोई ये अचंबा इसलिए नहीं लगा, ये जो आप वाकया शेयर कर रहे हैं ये मेरे लिए नया जरूर, आई डिडंट न्यू ऑफ दिस बिफोर, लेकिन इसलिए मुझे अचंबा नहीं लगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते रहे हैं, वो इसका किस्सा बिल्कुल वो इसका किस्सा बताते रहे। मेरी वैसी कुर्बत नहीं रही, लेकिन बहरहाल मुलाकात रही। फिर मैं कादरी साहब से मिला जाके एक वफद लेके, उस वक्त मैं भी यंग था, हम 6-7 लड़के, उस वक्त तो लड़के थे, मगर हम उनसे कायल नहीं हुए। फिर जब उन्होंने लिटरेचर दिया तो उस लिटरेचर के अंदर जो लिखा था और उनके कुछ ख्वाब थे उनसे भी हम डिस्टर्ब हुए कुछ। तो फिर भी मैं, अभी मेरा इरादा बन रहा था, लेकिन मेरी वालदा मरहुमा मगफूरा ने मुझे फिर इजाज़त नहीं दी। हालांकि मेरी वालदा साहबा की मेरी मौजूदा क़यादत से इक्वेशन नहीं थी। अच्छा। वो भी MPA थी, उनकी बिल्कुल इक्वेशन नहीं थी। ठीक। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं मुस्लिम लीग से नहीं जाना, और फिर मैं नहीं गया कादरी साहब के साथ। तो बाद में मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, गलती नहीं हुई। ये जो इमरान साहब वाला मामला है, इनसे मेरी मुलाकात हुई है 2002 में जब MNA बने, और मुझे इमरान खान बड़े अच्छे लगे। हमारी क़यादत जलावतन थी, और हम ये जब आ गए कौमी असम्बली में तो ये फिर मुशर्रफ को छोड़ आए थे, और ये सख्त बात करते थे, एग्रेसिव थे। अच्छा, एक और लुकमा देना चाहूंगी, आपकी बात मैं मुकम्मल सुनूंगी, क्या करूं, रह नहीं सकती, आदत से मजबूर हूं। यानी आप भी इम्प्रेस तो हुए ना उनकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी से? मैं क्या खुद कहता हूँ, ठीक है, तो मुझे मैं तो ये हमेशा खुल के बातें खुल के करनी चाहिए। ठीक। तो इमरान खान साहब से मेरी अच्छी ताल्लुकात और दोस्ती हो गई, कभी कभार मुशावरत भी करते थे। तो 2006 में 2006 में ये बात जो अब की जाती है ये 2006 की बात है, 2015 या 14 या 13 की बात नहीं, बिल्कुल 9 साल पहले। ठीक। तब मेरी मुस्लिम लीग के अंदर कुछ हमारा आपस में इख्तिलाफ राय हो गया, फासला हो गया क़यादत के साथ। मैं हाशमी साहब के साथ था, हाशमी साहब जेल में थे, क़यादत जलावतन थी, बीच में कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी, हो जाती है। तो उस वक्त इमरान खान साहब और एक हमारे मेहरबान है, जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे पास मेरे अपार्टमेंट पे आए थे इस्लामाबाद में। ठीक है। तो देखिए मिलने पे तो कोई इतराज़ नहीं है, और ये उनका हक था इमरान खान साहब का, अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो वो तशरीफ़ लाया, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें PTI का सेक्रेटरी जनरल बना दूंगा। और वो कहने लगे कि लोग मेरे साथ आते हैं मगर ऑर्गेनाइजेशनल मेरा चूँकि एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका तुमसे फ़ायदा होगा और हम मिल के ये काम करेंगे। ठीक। तो मैंने उनकी पेशकश पे सोचा भी, गौर भी किया, अपने करीबी दोस्तों से मशवरा भी किया। 2-3 चीज़ें मेरे रास्ते में रुकावट थी। एक तो ये कि बुरा वक्त था, इम्तिहान का वक्त था, और इम्तिहान के वक्त पे कभी अपनी पार्टी और अपने साथियों को नाराज़गी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नाराज़ होना है तो फिर अच्छे वक्त में नाराज़ हो, बुरे वक्त में तुक नहीं बनता। एक ये रुकावट थी। दूसरे, मैंने इमरान साहब को ज़रा स्टडी किया, उनकी जो रफ़ाकतें थी पुरानी उसको देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि वो रफ़ाकतें निभी नहीं, उनके ताल्लुक चले नहीं सियासत में। लोग आए, 2-4 साल रहे और चले गए, तो मुझे लगा कि ये बात बनेगी नहीं। फिर मैंने मज़ीद जब तज्ज़िया किया तो वो जमहूरी रवैया जो था उनका वो उतना नहीं था जितना चाहिए होता है। जो मेरी क़यादत है मियाँ साहिबान की, ये इनका जमहूरी रवैया वक़्त के साथ साथ इम्प्रूव हुआ। ये मेरे अलावा शायद कोई और बात भी ना करे इस तरह। 85 में रवैया और था, 90 में और था, और फिर जूं उन्हें सियासत का तजुर्बा होता गया, रवैये बहुत ज्यादा बदलते गए। तो सर तीसरी दफा हुकूमत भी तो मिली ना, इम्प्रूव तो करना चाहिए था, सीखना तो चाहिए मिली है ना जी। लेकिन मैं तो आपको 90 की दहाई की बात बता रहा हूँ ना, अब हम 2015 में बैठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब जो थे वो लग रहा था कि वो एक हीरो टाइप आदमी है, जो मेरा तज्जिया था उनके बारे में। और जो हीरो होता है उसका अपना कसूर कोई नहीं होता, वो चाहता है कि उसको यकतरफा तौर पे चाहा जाए, वो चाहत करे ना करे उसको चाहा जाए, उसकी हर बात को माना जाए। सियासत जो है वो 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है। सो 2006 में फिर मैंने डिसीजन किया कि मुझे नहीं जाना चाहिए। मैंने बता दिया इमरान खान साहब को, उन्हें इतला दे दी थी। उसके बाद तो कभी कोई ताल्लुकात तो रहे, लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू भी नहीं। मियाँ साहब, इस पूरे ट्रांजिशन में PMLN जो है उसकी जो क़यादत है, आपने जैसे फरमाया, वो आपको चेंज होती हुई नजर आई, और हम भी ये फील करते हैं कि डेफिनेटली चेंजेस तो आए, इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। इमरान खान में उस दौर से लेकर के अब तक चेंज आया? यही तो अफसोस है कि इमरान खान साहब के अंदर चेंज आनी चाहिए ना।
देखिए, मैं जब एमए कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था तो यही साद रफीक था और तरह का। एमएसएफ को लीड करा था तो रवैया और था। जब यूथ विंग की पॉलिटिक्स की तो और चेंज हुआ। जब पंजाब मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी बना, जिम्मेदारी बढ़ी तो और तरह का आदमी था। एमपीए था तो रवैये जरा और थे, एमएनए बना तो और थे, आज और है। एज के साथ फर्क पड़ना चाहिए। इमरान साहब का जो है अलमिया ये है कि एज के साथ फर्क नहीं पड़ता, तो जो इसको अब फर्क नहीं पड़ा आगे कैसे फर्क पड़ेगा। दुआ करनी चाहिए, उसके लिए उनको मशवरा भी देना चाहिए, ये उनके हक की बात है, इसमें उनका भला है, इसमें पाकिस्तानियों का भला भी हो सकता है। क्यों? पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से वाइप आउट हो गई है मुल्क के बड़े हिस्से से। अब ये सियासत जो है ये इसमें ये यूनिपोलर तो नहीं हो सकती कि सिर्फ पीएमएलएन ने कौमी सियासत कर रही हो। हमें एक मद्दे मुकाबल दरकार है जिसका हम मुकाबला करें, वो हमें ठीक रखे, हमारा बैलेंस ठीक रखे। हम तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी अलाइव रहे और पीटीआई भी अपने रवैये और तौर तरीके को संजीदगी इख्तियार करते हुए ठीक करे, ताकि हमारी कारकर्दगी बेहतर रहे। अगर हमें कोई चैलेंज ही नहीं होगा, कोई हमें चेक करने वाला नहीं होगा, तो मुझे बताइए हमारी कारकर्दगी कैसे इंप्रूव होगी। वैसे सरसे में आपने थोड़ा सा आपस की बात है, शुक्र तो किया ही होगा कि ऑपोजिशन की तलवार नहीं लटक रही, कोई पूछ नहीं रहा, बजट के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रही, रेलवे परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। रेलवे के ऊपर हम बिल्कुल आपसे बात करते हैं कि किस हद तक परफॉर्म कर रहा है, कोई डिबेट कोई प्रेशर नहीं है, तो ये अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। आप लोग तो खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, हम खुश नहीं है क्योंकि हम नए नहीं आए, हम पुराने लोग हैं, हम इस पे नाखुश हैं और हम इस पे मुतफिकर हैं। क्योंकि इश्यूज पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ब्लेम गेम हो रही है। ब्लेम गेम जो है वो मुल्क और रियासत को नुकसान पहुंचाती है, और 19 करोड़ का पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर स्टेट है वो गैर संजीदा सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान की बात है, उसकी बका का मामला है। जब सियासतदान गैर संजीदा होंगे, जब सियासतदान जूतों में दाल बांटेंगे, तो फिर वो जमहूरी निज़ाम को खुद ही तलपट भी करेंगे और इल्ज़ाम किसी और पर डाल देंगे। इसलिए ज़रूरी है और लाजम है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सफ़ों को, अपने रैंक्स को ठीक करें। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है गुड गवर्नेंस नहीं करते, एक ही काम करते हैं। वो एक ही काम जो है उसने उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, अभी उनसे उससे ताइब हो जाना चाहिए। वो तो यही कहते हैं पीपल्स पार्टी में रवि लतीफ खोसा साहब से भी बात हुई, फिर दौस आशिक अवान साहब का इंटरव्यू किया, वो तो यही कहते हैं कि जब हम मुफाहमत की सियासत से निकलना चाहते हैं, मुफाहमत की सियासत से निकलेंगे आप लोगों के साथ, पीएमएलएन के साथ, तो डेफिनेटली आई थिंक सो पीएमएलएन को भी कुछ जरा जटिल इफेक्ट्स पड़ेंगे। क्योंकि आप ये तो आप इस चीज का तो क्रेडिट देंगे ना कि 126 दिन के धरने और जब सिस्टम को लपेटने की बात हो रही थी और अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों की बात हो रही थी, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी ने आपको सपोर्ट तो किया, ये तो आप मानेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो एक पुरानी सियासी जमात है। सही। उन्हें सियासत का ढंग और रंग आता है, उन्हें मालूम है सियासत के डायनामिक्स क्या हैं और उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे कैसे कंडक्ट करना है। उनका एक ही अलमिया है, वो है कि गवर्नेंस का वर्ड जो है वो उनकी डिक्शनरी में है नहीं। वो जब आते हैं तो एक ही काम करते हैं, मैंने नहीं कहना क्या काम करते हैं, सबको पता है। अगर वो एक ही काम छोड़ दें और अपने गवर्नेंस के मॉडल को इम्प्रूव करें तो शायद कम बैक हो जाए। एक तो उनका कम बैक जरूरी है क्योंकि उनकी पॉलिटिकल बेस सिंध है, हमारी पॉलिटिकल बेस पंजाब है, भले से हम सब कौमी जमाते हैं। सही। तो पीटीआई की पॉलिटिकल बेस खैबर पख्तूनख्वा बन गया, भले से वो भी एक कौमी जमात बन रही है। इसी तरह पीटीआई अगर संजीदगी इख्तियार कर ले और ये ब्लेम गेम से निकल आए, इश्यूज पे पॉलिटिक्स करे, और पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नेंस के मॉडल को अभी 3.25 साल ठीक कर ले और अपनी टीम चेंज करे और अपनी क़यादत के अंदर भी उनको शायद तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, ये पीएमएलएन के लिए भी बेहतर है। हमारे अंदर जो कमियां, कोताहियां और खामियां हैं, ऑब्वियसली जब मुकाबला होगा हम भी उनको दूर करेंगे। अब जब मुकाबला ही नहीं होगा तो फिर बिनिश हमारी कारकर्दगी भी खराब हो जाएगी उससे। ठीक है, इसलिए हम परेशान हैं, खुश नहीं हैं। चलें एक छोटा सा ब्रेक ले रहे थे। बहुत सीधी सीधी बातें चल रही हैं आज की सीधी बात में। आई थिंक सो कि एक और रूप ख्वाजा साद रफीक साहब का, जब हम एक दूसरे के आमने सामने आकर के बैठे हैं, बीपर की मैं बात नहीं करी, तो ये वाकई सामने आया कि सीधी बात के फॉर्मेट के अंदर इनसे बेहतर सीधी बातें अभी तक 1-on-1 इंटरव्यूज में किसी ने की। मजीद सीधी बातें भी हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, सीधी बात के सिलसिले को जारी रखेंगे। डोंट मिस इट। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब, दो मेरे बहुत मुख्तसर छोटे से सवाल हैं, जवाब आप जितना चाहे मर्जी लंबा दे दें। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि धांधली एक तरह से वो इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है फैसला आ गया, हम मानते भी हैं, कंसिडरिंग द रिस्पेक्ट इन माइंड ऑफ द कमीशन, लेकिन साथ ही साथ उसको दिल से तस्लीम भी नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है ना, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर आमीन किए हुए है। आपको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा इमरान खान को पीटीआई की क़यादत से देना चाहिए। किसी को छींक आ जाए तो इमरान खान कहते हैं, कभी शर्म दिलाते हैं, मनसब का लिहाज भी नहीं करते, कभी इस्तीफा मांगते हैं। उनकी जबान पे ये रट्टा, इस्तीफा दे दो, शर्म करो। तो जब अपनी बारी आई है तो खुद गौर क्यों नहीं फरमाते? और इलेक्शन कमीशन से हमारे शिकवे कम है किसी से? शायद हमारे सबसे ज्यादा होंगे।
तो बात यह है कि एक इल्जाम जो साबित ही नहीं हुआ, बल्कि बरात हो गई इलेक्शन कमीशन की। अब उस बात पे कहेंगे चूंकि आप लोगों ने मुनज़्ज़म धांधली नहीं की और बददयांती नहीं की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, इसलिए इसकी सजा के तौर पे आप इस्तीफे दे दें। तो इमरान तो बच्चों वाली बातें करते हैं, उनकी बातों में तो आवाज नहीं मिलाई जा सकती। आपका अपने केस के हवाले से क्या ख्याल है? आपके हल्के का मतलब यू थिंक कि उसमें जान आ गई है, जरा मज़ीद बेहतर हो जाएगा केस? मेरे मामले में जिन जज साहब ने डिसीजन किया था उसके दो हिस्से थे। एक उन्होंने कहा था कि कोई धांधली नहीं हुई, कोई बददयांती साबित नहीं हुई, ना पोलिंग स्टाफ की, ना आरओ की, ना विनिंग जो विनर है इसकी। एग्जैक्टली। और दूसरा उन्होंने कहा कि 265 में से 7 पोलिंग स्टेशन मैंने चेक किए, वहां पे प्रिजाइडिंग स्टाफ ने जब रिजल्ट कंपाइल किया तो वो कानून के मुताबिक काम नहीं किया उन्होंने। उस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाएं। हम सुप्रीम कोर्ट में मेरी पार्टी की डायरेक्शन थी, चले गए। साथ ही मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी पहले दिन डाल दी थी। ठीक है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर चुका हूँ और फिर करूंगा। मेरे वकलाबाज कहते हैं कि तुम्हें जल्दी किस बात की है, तुम्हें स्टे ग्रांट हो गया। मैं स्टे के ऊपर नहीं रहना चाहता, मैं इंसाफ चाहता हूँ। अगर ये यहाँ पे मेरे हल्के में फिर इलेक्शन होना तो हो बीच में से, किस्सा खत्म हो, लोग फैसला करें। और अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो उसका भी फैसला हो। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है ऑब्वियसली, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, टाइमिंग भी उन्होंने डिसाइड करनी है। तो वो मेरे केस में तो ये मामला है जी। चलें जी, फाइनल क्वेश्चन इंक्वायरी कमीशन के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से वो ये कि इमरान खान साहब, जिस तरह से मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अपने मौक़िफ़ से पीछे अपेरेंटली नहीं हट रहे हैं। अगर धांधली साबित करना इतना ही मुश्किल था तो उनको लॉन्ग मार्च पे जाने क्यों दिया आप लोगों ने? पहले ही कह देते, पहले ही मना लेते। 4 हल्कों से मामला शुरू हुआ था, पहले इंक्वायरी कमीशन का कह देते। ये तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं बातें। मैं कुछ बात कर देता हूँ। चौधरी निसार अली खान साहब ने इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च से रोकने की बहुत कोशिश की थी। इसको डिनाई नहीं कर सकते इमरान खान साहब। रियली? लेकिन तब वो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर चुके थे ना जी। तो कोई बात नहीं ना जी, कर चुके थे। तो आप कोई बात कहेंगे तो कोई आपके पास आके रिक्वेस्ट करेगा कि आप ये ना करें, आए बैठ के बात कर लेते हैं। और ये, लेकिन ये इमरान खान साहब से पूछा जाए सवाल कि क्या आपको चौधरी निसार साहब ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतअद्दिद बार ये पेशकश नहीं की थी कि आप ये लॉन्ग मार्च ना करें, आए बैठ के बात करते हैं, कोई वे फॉरवर्ड निकाल लेते हैं। चले, अब मेरे ख्याल से मामला तो डाई आउट हो गया है, या फिर अगर नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन के हाउ आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, लेट्स सी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कमिंग टू द रियल बिजनेस, रेलवे मिनिस्ट्री का जब आपको कहा गया या आपको पता चला, कुछ आप जरा थोड़े से पैनिक हुए कि मतलब रेलवे इतनी मुश्किल, पहली दफा पीएमएलएन में कोई मिनिस्ट्री मुझे मिल रही है, यानी ख्वाजा साद रफीक को मिल रही है, वो भी इतनी मुश्किल मिनिस्ट्री? नहीं, ये बला तो मैंने अपने गले खुद ही डाली है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए पैनिक क्या होना था, वो मैंने पहले भी 1-2 जगह बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने कुछ लोगों को कहा कि तुम लोग अपने ऑप्शंस दो, उनमें मैं भी शामिल था। तो मैंने ये ऑप्शन तीसरे नंबर पे लिख दिया, लिखा और फिर मैं डर गया। पहला ऑप्शन क्या था? पहला था ये कम्युनिकेशन, रोड्स वगैरह, मुझे उसकी समझ आई थोड़ी। अच्छा, और सेकंड ऑप्शन क्या था? हाउसिंग, वो मुझे काम है, मुझे समझ आती है, छोटे घर बनाना मेरा पैशन भी है। तो तीसरा रेलवे लिखा, जिसकी मुझे समझ नहीं थी, पर मैंने कहा ये एक बड़ा चैलेंज है, फिर मैं डर गया, मैंने वो काट दिया। वो चिट जो थी वो मैंने जेब में डाली कि ये मैं क्या करने लगा हूँ। तो चंद मिनट के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि ये मुश्किल काम जो है ये हम ही में से किसी ने करना है, लोगों ने हमें वोट दिए हैं, हम लोगों को जवाब दें। तो ये मुझे लगा जैसे मैं बुज़दिली का मुजाहरा करूंगा, इसको ना लिख के। तो मैंने नई चिट लिखी और फिर रेलवे लिख के तो वो मैंने सबमिट कर दिया। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझ पर लादा क्या है, ये तो मेरी अपनी ऑप्शन में से था। तो मुझे जब यहाँ आया था तो मुझे रेलवे का उतना ही पता था जितना किसी एक मुसाफिर को जो कभी साल 2, 4, 5 साल बाद एक बार सफर करता है। आपने उससे पहले लेटेस्ट रिजीम्स में रेलवे में सफर किया था? इंग्लिश उर्दू दोनों वाला? 5-7 साल पहले पाकिस्तान रेलवे पे किया होगा, यूरोप में जाके तो दायरा रेल पे सफर किया हुआ है, इंडिया में भी किया हुआ जाके 4 साल पहले। अच्छा। तो ज़ाहिर फर्क तो पता था अच्छी तरह, ना भी किया हो तो पता होता है। लेकिन मेरा दिल कोड़ा करता था। मैं लाहौरिया हूँ, टिपिकल यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं बाइक चलाई है, साइकिल चलाई है, सारी जिंदगी रहा हूँ। तो रेलवे एरिया लाहौर में बहुत बड़ा, तो दिल तो कुड़ता था जैसे सबका कुड़ता है कि ये क्या बर्बादी है। तो बहरहाल मैं आ गया। तो जब मुझे इब्तिदा में मैंने देखा तो मुझे लगा ये एक अजीम कबाड़ खाना है, हर तरफ कबाड़ ही कबाड़ है, कोई हिकमत अमली नहीं है। और बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि पाकिस्तान रेलवेज की जो कम मेहनत कश था और जो हमारी मैनेजमेंट थी वो शिकस्त तस्लीम कर चुकी थी, और जितना काम हो रहा था वो शिकस्त खुर्दा ज़हनियत से हो रहा था। तो बीइंग पॉलिटिशियन मेरा काम बुनियादी तौर पर यह था कि शिकस्त खुर्दा ज़हनियत को बदलूं और इनको ये यकीन दिला दूं कि हम बदल देंगे। ठीक, ये मेरा बुनियादी काम था। मुश्किल तो बहुत रहा होगा? मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा।
मुश्किल था, बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मुझे इसी महकमे के अंदर से ऑनेस्ट लोग मिले हैं। कह तो जरूर है लेकिन बहुत बड़ा कह तो रजाल नहीं मिला। डूवर्स भी मिले हैं। इसी ट्रेड यूनियन, यहाँ पे 20-22 यूनियंस हैं, उन्होंने मेरी मदद भी की है, मुतालबात भी नहीं किए, मैं उनको कुछ दे भी नहीं सका। अब हमने कुछ शुरू किया सिलसिला, ठीक है, तो सब मिल गए। हम हर चीज ऑब्सोलीट हो चुकी है, हर चीज मैनुअल है, कुछ भी नहीं है ऑटोमेटिक, और उस पे इसको एक एक चीज को नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। तो अब $4.25 बिलियन की तकरीबन इन्वेस्टमेंट चाइनीज ने कमिट की है मेन लाइन 1 पर, ठीक है। अब हम FWO की मदद से मजीद एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी ML2 पे भी कोई $3.25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है। सही। हमारा तो PSDP 41 अरब रुपए का है। 41 अरब रुपए में तो एक काम करें दूसरा पूरा नहीं होता, दूसरा करें पहला पूरा नहीं होता, मगर कुछ काम हमने कर लिए हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे हमने अपनी आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफा किया है, ठीक है, 2-4 अरब का नहीं किया, ढेर सारा इजाफा किया है। मियाँ साहब तो बहुत खुश होंगे इसके ऊपर, बड़े मियाँ साहब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको खबर मिलती है। हमने 1.25 करोड़ के करीब पैसेंजर सिस्टम में वापस ले आए हैं 2 साल के अंदर। ठीक। हमारा फ्रेट का इनकम था 1 अरब रुपया 12-13 में। अच्छा। इस साल वो हो गया है 8.5 अरब रुपया। गुड। ट्रेन्स का मयार कब इम्प्रूव करेंगे? ट्रेन्स का मयार कब इम्प्रूव करेंगे? अब जो आपके पास कोचेज हैं, ये पुरानी कोचेज हैं बहुत, आप ओवरनाइट नई कोचेज नहीं ला सकते, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक। तो हमने ये किया कि हमने अपने रिपेयर और मेंटेनेंस के मायार जो है उनको इम्प्रूव कर लिया है और पैच वर्क से गुरेज कर रहे हैं। सो आप अब अगर रेलवे में सफर करेंगे तो आपको पुरानी कोचेज भी नजर आएंगी, लेकिन आपको दरमियाने दर्जे की और आला दर्जे की कोचेज भी नजर आएंगी। तो ये अब कॉम्बिनेशन चलना शुरू हो गया है। ठीक। मैं वो लॉन्ग जंप वाला आदमी नहीं हूँ, मैं एक सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, तो मैं छलांगे नहीं लगा सकता, ना लगा भी सकता हूँ तो नहीं लगाऊंगा। तो हम फ्रेट सेक्टर को 1, 2, 3 इसको करके खत्म करता हूँ, फ्रेट सेक्टर को ऊपर ला रहे हैं, ठीक, ताकि रोड पर दबाव कम हो और जो ट्रांसपोर्ट माफिया की ब्लैकमेलिंग है उससे ताजर बचे। ठीक। जब मैं आया था तो फ्रेट ट्रेन चलती थी हफ्ते में 2 और महीने में 8। अच्छा। अब चलती है एक महीने में 300 मालगाड़ियां और साल में 3,500 मालगाड़ियां। 18 अरब पे क्लोज किया था बल्लोर साहब ने अर्निंग 12-13 में। ठीक। हमने 32 अरब रुपया इस साल कमा लिया है। ओके। मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, इसको मैं कोई भी चैलेंज कर सकता है, उसका राइट है। ठीक है। इसी तरह ये जो ग्रीन लाइन हमने चलाई है, इस तरह की 2 से 3 ट्रेन हम नई नहीं चलाएंगे, मौजूदा ट्रेन को इम्प्रूव करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन हमने शुरू कर दी है। कहीं जहाँ पे ऐसा तबका सफर करता है जो ज्यादा नहीं दे सकता, वहां उस तरह की वैल्यू एडिशन करेंगे। कुछ हाई फाई ट्रेन भी चला रहे हैं, जैसे ग्रीन लाइन को चलाया हमने। इसी तरह रेलवे स्टेशन जो 550 हैं और बर्बाद हो चुके हैं, उनमें से 11 रेलवे स्टेशन हमने उठाए हैं, उनकी हम इंशाल्लाह ताला शक्ल बदल देंगे, वो पहचाने नहीं जाएंगे कि ये बेसिकली। अब आप रेलवे की सर्विस को आपके प्लान से, अगर मैं सही है नतीजा कर सकी, मुझे जरूर बताइएगा कि एक्सेसिबल टू एवरी क्लास। जी। अब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड हाई क्लास आल्सो, उसको भी लाना बीच में। हाँ, अगर वो ये सिर्फ गरीब आदमी की सवारी नहीं है, सबों की सवारी है दुनिया में। बिल्कुल। इसी तरह आप टिकट लेने के लिए जाते थे टिकट घर, अब 6 महीने बाद आप घर बैठ के नेट पे इसका टिकट ले लेंगे। हमने अपने रनिंग स्टाफ की लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, हमारा हर मुसाफिर अब इंश्योर्ड है, लाइफ इंश्योर्ड है उसकी। अब हम पूरे अपने मुसाफिरों की लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि पेंशनर्स कतारों में लगे गिर जाते थे, हार्ट अटैक होता था, वफात पा जाते थे। बिल्कुल। पाकिस्तान रेलवेज के 80% के करीब पेंशनर्स जो है उन्हें हम ऑटोमेशन में ले गए हैं, अब कोई कतार नहीं लगती, ये खबर अब नहीं आती। तो ये तो बड़ी आप कमाल की चीजें कर रहे हैं। मैं तो इस वजह से सरप्राइज, मुझे असल में एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, मैं इसलिए सरप्राइज हूँ कि इससे पहले इतनी अच्छी चीजें, अगर ये बाकी सब कुछ रेलवेज में हो रहा है तो ये हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, का आप तो मीडिया फ्रेंडली भी बहुत है। नहीं, हमने काफी कोशिश की है, मीडिया ने हमारी मदद भी बड़ी की है, लेकिन इस मुल्क में ये एक रवायत है ना कि सनसनी तभी फैलती है जब कोई नेगेटिव खबर हो, जैसे वो ये हमारी जो मिलिट्री स्पेशल का हादसा हुआ। Exactly, हादसा जब हुआ तो सबने कहा ये पुल टूट गया, पुल खराब है, सबने कहा, मैंने उस वक्त जाए हादसे पे कहा भाई पुल बिल्कुल ठीक है, ट्रैक बिल्कुल ठीक है, ये या तकरीबकारी लगती है या कोई ह्यूमन एरर हुआ है। अब वो रिपोर्ट आ गई है जिसमें 3 फौजी अफसरान थे सीनियर और 4 हमारे सीनियर इंजीनियर थे, तो वो पता लग गया कि वो डिरेलमेंट ओवर स्पीडिंग से हुई है। तो मैं अब अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि मुस्बत बात की तरफ, बदकिस्मती से
हमारे मीडिया के बाद हिस्से जो है वो तवज्जो कम देते हैं। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जो भी ये काम कर रहे हैं रेलवे के हवाले से, इसके अंदर आपको कामयाबी मिले। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिल्कुल फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आइए, हमारा साथ जरूर दीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डिस्कशन को समेटने की कोशिश करते हैं, छोटा सा रैपिड फायर है ख्वाजा साहब के साथ। कोशिश करेंगे कि वो छोटे से रैपिड फायर में हमें जल्दी जल्दी सीधी बात के सीधे जवाब दे दें। ख्वाजा साद रफीक साहब मियां नवाज शरीफ के ज्यादा करीब हैं या फिर मियां शहबाज शरीफ के ज्यादा करीब हैं? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि दोनों के साथ कुर्बत और उसकी नौयत अलग अलग है। अच्छा, शहबाज साहब के साथ एक बरादराना ताल्लुक भी है और दोस्ताना भी, और लाड और जिद का ताल्लुक भी है, प्यार का ताल्लुक भी है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक बड़े और छोटे का रिश्ता है। गवर्नेंस ज्यादा किसकी बेहतर है, मियां नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के माहिर हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े फैसले करने में उनका कोई सानी नहीं है। बड़े फैसले मियां नवाज शरीफ ही करते हैं। नून लीग में, PMLN में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि फड्डे हो गए, लड़ाइयाँ हो गई छोटी छोटी बातों के ऊपर, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से वजीर एक दूसरे से खफा रहते हैं। आपकी किस वजीर से नहीं बनती? मेरी सबसे बनती है और बड़ी बनती है। किससे सबसे ज्यादा बनती है? सबों के साथ, जितने सीनियर्स हैं नाम लेने पड़ेंगे सर। नहीं, सबसे दोस्ती है। चौधरी निसार साहब हैं, परवेज भाई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, डार साहब हैं, आसन इकबाल साहब हैं, ये बाकी दोस्त हैं हमारे। ऐसा हुआ है कि बड़े मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने आपको कहा हो कि मेरी वजीर दाखिला साहब से बात करवा दें, या सिर्फ वो शहबाज शरीफ साहब से ही कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मियाँ साहब के पास हम सब उन्हें जाके अप्रोच करते हैं। वो हमारे सिर्फ लीडर नहीं है, इमाम है हमारे। हमने उन्हें लीडर के बाद अब इमाम का दर्जा दे दिया है। ये एक साल में नहीं दिया है, इसे वक्त लगा है, और ये बाय कन्विक्शन है। ये इसलिए नहीं है कि वो वजीर आजम है, वो वजीर आजम हो, वो वजीर आजम ना हो, उनकी शख्सियत को अल्लाह ताला ने बड़ा हिमाजहत बनाया है, तो उनकी शख्सियत से हम जुड़े हुए हैं, और वो एक और तरह का रिश्ता है, उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप उनकी किचन कैबिनेट में हैं मियां नवाज शरीफ साहब की? नहीं, मेरा ख्याल है किचन कैबिनेट की तो टर्म ठीक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनका एतमाद हासिल है। अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब हैं, इंटरनेशनली एंड नेशनली वो ज़्यादा पॉपुलर हैं या फिर आपके लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? परवेज मुशर्रफ का तो पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान से मुकाबला काइंडली ना करें। वो कब पॉपुलर थे? वो तो कभी भी नहीं थे। बहुत ज्यादा हम खबरें सुनते हैं। फाइनल क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज टाइम बिल्कुल आप हो चुका है, लेकिन ये सवाल मैंने जरूर पूछना है। करप्शन की बहुत बातें होती हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं, इस दौरे हुकूमत में भी, पिछले दौरे हुकूमत में भी। पिछले दौरे हुकूमत में जैसे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके ऊपर ठीक है शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कहा, गलियों में घसीटेंगे और इस तरह के अल्फाज, बाद में माफी भी मांग ली। वो भी एक बड़ी बात थी कि सिंध में जाकर उनके होम ग्राउंड में जाके माफी मांग लेते हैं। आई थिंक सो कि दिल एक दूसरे के बड़े होने चाहिए, माफ भी कर देना चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ करप्शन के हवाले से कुछ किया नहीं गया। इस वक्त मौजूदा सिटिंग मिनिस्टर्स में कोई ऐसा मिनिस्टर, कोई ऐसा जेयद फेमस कारकुन जो आपको लगे कि करप्शन में इन्वॉल्व होगा, जिसका स्कैंडल हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैबिनेट में अल्हम्दुलिल्लाह करप्ट अनासर, बदउनवान अनासर आ ही नहीं सकते। खुदा ना खास्ता अगर कोई आ जाता, पनप नहीं सकता था। लोगों को अंदाजा नहीं है हमारा अंदरूनी माहौल किस किस्म का है। हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। हमने आमरीत से बहुत बड़ी जंग लड़ी है। हमने चोरों, उचक्कों और ठगों को वजीर बनवाने के लिए जंग नहीं लड़ी हुई। और इस पे मियां नवाज शरीफ साहब से लेके वो जो हमारी एक पार्टी की सीनियर्स की टीम है, वो सारी बड़ी क्लियर है। हम बहुत यकसू हैं इस पे, और छोटी मोटी गलती हम कर जाते हैं बाज़ औक़ात, तो उसका बड़ा सख्त मुहासबा एक दूसरे का किया जाता है, उसकी कोई माफी नहीं है। चलें, ये तसल्ली हमें भी हो गई और इस प्लेटफॉर्म से आप लोग को भी हो गई। बाकी अगर अल्लाह ना करे अब ऐसी कोई बात हो, लेकिन अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो फिर ख्वाजा साहब कौन से हमारे से दूर हैं, एक फोन करेंगे, दोबारा आ जाएंगे इनसे मिलने के लिए, इस नोट पर कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बेहतरीन हो। आप सब लोग की हमें दुआएं चाहिए। ख्वाजा साहब आपको बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक विश करूंगी आपके रेलवे के काम के लिए। आपके इंटरव्यू के टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज। जेब में चंद रुपए और लेना हो बंडल, हम फ्रेंड से कांटेक्ट और मेरी बारी आए। अगर ये गिर भी जाता तो इमरान खान की बारी फिर भी नहीं आनी थी, बल्कि बिल्कुल ही नहीं आनी थी, और उस मलबे के नीचे इनकी सियासत ने भी कुचले जाना था। पर भाई साहब को सियासत आती नहीं है, ये उनका काम नहीं है। सो उन्होंने खराबी बिस्यार की। अब बात यह है कि अगर इमरान खान साहब मुआहदे की, जो उन्होंने मुआहदा किया PMLN के साथ, उसके ऊपर अगर वो अमल कर लेते, सिद्ध के दिल से सुपीरियर जुडिशरी के इस फैसले को मान लेते, तो इसमें उनकी इज्जत में इजाफा ही होता, और जो उन्होंने अपना और रियासत का नुकसान किया उसमें कमी वाकई होती और उनकी सियासत के लिए स्पेस बढ़ जाती। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, कई साल समझ में नहीं आती
कि सियासत में बाज़ औक़ात आप पीछे हट के स्पेस क्रिएट करते हैं अपने लिए। लोग ये समझते हैं कि आगे बढ़ के स्पेस मिलती है। तो ये इमरान खान साहब की अभी खासी ज़्यादा सियासी तरबियत होने वाली है। चले, ये तो आपका पर्सनल मौक़िफ़ हो सकता है, डेफिनेटली कंसीडरिंग योर पॉलिटिकल करियर इन माइंड, तो आई थिंक सो कि आई वुड नॉट आस्क फॉर अ काउंटर क्वेश्चन फॉर दिस। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इमरान खान साहब इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे, इमरान खान साहब इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आपको ये चीज़ तंग नहीं कर रही कि इंतखाबात के हवाले से इंक्वायरी कमीशन बन गई, धरना हो गया 126 दिन का, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, बयानबाजियां हो गई, बहुत सी टाइमलाइन आप बता चुके हैं, पार्लियामेंट पर अटैक, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो कपड़े लटकाए जा रहे हैं, और हर चीज़ आप सबके सामने, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तंग कर रही है आपको ये चीज़ कि अभी भी इमरान खान साहब नहीं मान रहे इस चीज़ को? नहीं, अब इमरान खान का नाम मानना अब इशू नहीं रहा। अच्छा, अब बात यह है कि आगे जो 3.25 साल हैं, इसमें तकरीबन अगले 1.5 साल, और ये बात नोट कर लेंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी इंशाल्लाह, अगले 1.5 साल इमरान खान साहब यही हरकत व सकनात करेंगे। कोई इस्लाह नहीं करेंगे अपनी, वो कोई अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे। जब इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, उससे पहले मौसूफ को अंदाजा होगा कि उन्होंने क्या गलती की है, तो फिर वो उस तरफ लग जाएंगे। और जो असल उनका काम था, जिससे वो हमारा मुकाबला करते, और काश वो हमारा मुकाबला करते, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होता, हमारी भी इस्लाह हो जाती कि खैबर पख्तूनख्वा में एक वो मिसाली हुक्मरानी देते, और हमें कौमी असम्बली के फ्लोर पे वो पार्लियामेंट्री सियासत के ज़रिए, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के ज़रिए हमें आईना भी दिखाते और एक इफेक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करते, जो एक मुस्बत तनकीद होती है। वो उन्होंने की नहीं है, काफ़ी वक्त ज़ाया किया, अगला वक्त भी वो ज़ाया ही करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मरकज़ी हुकूमत को इमरान खान साहब की बातें सुनते रहना चाहिए, राब्ता भी रखना चाहिए, और असल फोकस अपने काम और कारकर्दगी पे करना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इसी चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को कन्विंस करने की अगर कोशिश की जाए, आपका, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपका भी हल्का डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। ओवरऑल जनरल इलेक्शन तो हैं, लेकिन आपका हल्का इन्वॉल्व है, अयाज सादिक साहब का हल्का इसमें इन्वॉल्व है, जो कि डायरेक्टली हिट है। तो आप उनसे बात कर लें, मनाजरे का चैलेंज, कोई टेलीविजन चैनल के ऊपर, कोई उनसे किसी तरह बात कर लें, उनको कुछ तसल्ली तो दिलाए ना। इमरान खान साहब को जिंदगी सेहत सलामती दे, 2018 के इंतखाबात के बाद उनको समझ आएगी, इससे पहले नहीं आने की, जो मर्जी कर ले कोई। आपको लगता है पार्लियामेंट में आने वाले हैं दोबारा से? वो तो आना है, पार्लियामेंट में तो आए बगैर चारा कार कोई नहीं है। ये तो बादशाही थी ना जी, मैं नहीं आऊंगा, ये जाली असेंबली है, सब चोर बैठे हुए हैं। अगर हम चोर हैं तो हमारे साथ क्या लेने आ रहे हो भाई? वहीं बैठेंगे आके, रास्ता पार्लियामेंट से निकलता है आगे जाने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। वेलकम कैसे करेंगे? नहीं, बस आएंगे, बैठ जाएंगे उनमें, उनको मैंने इस पे सोचा भी नहीं है। लेकिन हमने सोचा, और हमें बार बार ख्वाजा आसिफ साहब का वो तारीखी जुमले, वो तारीखी अलकाबात याद आते हैं। चलें, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं इस दफ़ा, तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब नहीं तो कोई और, मतलब कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, वेलकम की तैयारी चल रही है? नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब से मेरी बाद में बात हुई थी, उस दिन मैं मौजूद नहीं था। ख्वाजा साहब ने भी तंग आके और इनसे सद के और इनकी हरकतों से सद के, और उससे कोई इवेंट हुआ था, बात की थी, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। हमारी कोई मनसूबाबंदी नहीं है, आना चाहे आए कौमी असम्बली में, वहाँ बात करें, तकरीर करेंगे, जवाब में भी तकरीर करेंगे। लेकिन हूट करना या एक किसी को वो उसको मतून करना, उसकी ज़रूरत नहीं है जी। बट ठीक है, आए, मैटर ऑफ रूटीन। चलो जी, इस प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट इतनी तो गारंटी मिल गई कि इट विल बी अ मैटर ऑफ रूटीन। अब मैटर ऑफ रूटीन नेशनल असेंबली के लिए, सिंध असेंबली के लिए, या पंजाब असेंबली के लिए क्या है, वो तो मेरे ख्याल से जितने भी पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं उन्हीं को पता होगा। आपसे मैं ज़रूर जानना यहाँ पर चाहूँगी कि इमरान खान साहब जिस तरह से पार्लियामेंट में आते हैं, बात करते हैं, या नहीं आते हैं पार्लियामेंट में, तो फिर आप उनको कन्विंस करने की दोबारा कोशिश करेंगे कि आप तो पार्लियामेंट में आ जाओ, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि शहबाज शरीफ साहब ने ही ये कहा कि पार्लिमानी लीडर्स का एक कमीशन बनाया जाए जो कि ये इन्वेस्टिगेट करे मुहर्रकात क्या थे, फंडिंग कहाँ से आई, धरनों के हवाले से। इसकी भी क्या जरूरत लगती है? और अगर पार्लिमानी कमीशन बनेगा तो उसमें डेफिनेटली पीटीआई के भी तो लीडर होगा ना शामिल। देखिए जी, तहकीक तो ज़रूर होनी चाहिए कि ये धरना सियासत क्या थी, और एक आदमी जिसका पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको क्या मसला था जो वो आ गया और उसने लोगों को कफन पहना दी और कब्रें खोद दी और स्टेट चैनल पे अटैक कर दिया। और इमरान खान साहब को यकायक क्या हो गया था कि इंतखाबी नताइज मान के, एक सूबे की हुकूमत लेके और कौमी असम्बली में आके कंट्रीब्यूट करके उसी स्पीकर से ओथ लेते हैं, उसी को मुबारकबाद देते हैं, और 1.25 साल बाद वो कहते हैं कि जी अब तो आपको मैं गिराऊंगा। और जावेद हाशमी साहब से बड़ा तो तारीख में गवाह कोई नहीं है, उन्होंने तो बोल दिया था कि ये कह रहे थे 2015 में इलेक्शन होंगे। तो एक खेल था जिसमें बदकिस्मती से कुछ रिटायर्ड लोग भी शामिल थे, और कुछ उस वक्त बाज़ लोग कहते हैं कि सर्विंग भी लोग थे। बहरहाल वो दौर गुजर गया। अब तो इमरान साहब जो है वो, उनकी ये जो कार्रवाई की है उन्होंने पाकिस्तान के साथ, ये तारीख का हिस्सा है।
इस पे मौरख अपना कलम उठाएगा और वही अपना फैसला सादर करेगा। चले, फैसला तो सादर करेगा, लेकिन डू यू थिंक सो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इतना ही गट्स या इतना तप्पड़ है कि वो इस पॉइंट के ऊपर ऐसी कमीशन के क़याम का करें? अगेन देन वही बातें जो कुछ आपने नाम लिए बड़े लोगों के, जिनके नाम लेते हुए पर जलते हैं, ज़रूरत महसूस करती है PMLN। गुजारिश यह है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी मालूम नहीं है कि पाकिस्तान का माहौल इसके लिए कितना साजगार है। इस पे कुछ सवालिया निशान जरूर है। तो क्या ये मुमकिन होगा कि हम किसी अहम कौमी मसले पर मजीद बात करें? बिल्कुल मुमकिन होगा। तो काफी बात हो गई इस पे, तो अब मजीद वक्त मेरा ख्याल जाया ना किया जाए इमरान खान पर। बिल्कुल, लेकिन इंक्वायरी कमीशन की बात हो, उसका फैसला आए और आपसे बात ना हो, तो मेरे ख्याल से ये भी थोड़ी ज्यादती होगी। तो आप फिक्र ना करें, अभी टाइम है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी नोट के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिल्कुल हम अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। इस वक्त मैं रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में मौजूद हूँ। रेलवे के हवाले से जो इनकी मिनिस्ट्री है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आगे आ रही है, मिस मत कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वी आर वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद वन एंड ओनली ख्वाजा साद रफीक साहब, जो कि इस दौरे हुकूमत के अंदर रेलवे मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके अलावा डेफिनेटली अ मैन हु डजंट नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। ख्वाजा साद रफीक साहब, पीछे से ब्रेक पर जाने से पहले वहीं से मैं सिलसिला जोड़ूंगी। जावेद हाशमी साहब का आपने नाम लिया, वैसे तो ऑब्वियसली मेरे रनडाउन में एक सवाल शामिल नहीं है, लेकिन अब आपने बात कर दी तो ऐसे पूछना चाहूंगी। मेरी आपसे मुलाकात हो रही है आज, तो सुना था कि जावेद हाशमी साहब से आप मिलने भी गए या फ़ोन पे रब्ता किया, और फिर शायद आपको PMLN ने ये कहा भी कि उनसे पूछे, उनका अगर इंटरेस्ट है तो ही कैन रीजॉइन PMLN। इस बात में सदाकत है? ऐसी कोई आपकी बात हुई थी जावेद हाशमी साहब से? एक तो जब मखदूम साहब ने PTI छोड़ी तो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने उनको इन्फ्लुएंस किया था। मेरा हाशमी साहब से दूसरी नस्ल का ताल्लुक है और ये इंशाल्लाह मरते दम तक कायम रहेगा। वो किसी भी जमात में वो ताल्लुक नहीं टूटेगा। तो मखदूम साहब जो थे वो खुद फैसला कर चुके थे, और दिलचस्प बात यह है, और आप इसकी हाशमी साहब से तसल्ली कर सकती हैं, कि जब उनकी PTI से नाराज़गी की खबरें धरने के दौरान हम तक पहुंची और मैं उनकी इयादत के लिए गया, तो मैं उन लोगों में शामिल था जो उनको इस बात पे मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो PTI में स्टे करें। और उनकी PTI में इसलिए ज़रूरत थी कि इमरान खान साहब को बाजू से पकड़ के समझाने वाला कोई दूसरा शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा। और हाशमी साहब से ज़्यादा सीजन पॉलिटिशियन वहाँ था ही कोई नहीं। तो PMLN से तो वो निकल गए हुए थे, बाहर आ गए हुए थे अपना मर्जी से, जो भी उसके मुहर्रकात थे। तो बतौर एक सियासी कारकुन के मैं ये समझता था, शदीद इख्तिलाफ के बावजूद, कि हाशमी साहब अगर स्टे कर जाते PTI में तो ज़्यादा बेहतर है। मगर हाशमी साहब का नुक्ता नज़र ये था कि वो जो कुछ देख चुके थे और जो कुछ सुन चुके थे, वो ये कहते थे कि इसके बाद यहाँ रहना मेरे अपने जो ज़िंदगी का एक नस्बुल ऐन और आइन और एक असूली सियासत है, उससे मैं बेवफाई नहीं कर सकता। तो उनको ये भी उनके दोस्तों ने, मैं भी उनके छोटे भाइयों की तरह जाता हूँ उनके पास, PMLN बन के नहीं जाता हूँ। तो उनके जो दोस्त और उनके अहबाब थे वो उनको कहते थे कि फिर क्या करेंगे आप, PMLN से आप बाहर निकल आए, मिन्नतें तरले भी किए आपके, आप नहीं माने। उन मिन्नतें करने वालों में मैं पेश था, मेरे ही घर में वो सारा सिलसिला हुआ था। अब आप PTI से भी निकल जाएंगे तो आगे सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? तो मखदूम साहब जो है वो एक सरफरे आदमी है। उन्होंने कहा मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, और उन्होंने कहा कि एक साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, इत्तफाकन इसका फायदा मुस्लिम लीग नून को पहुंच रहा है, तो भले से पहुंचे, मगर मैं पाकिस्तान और जमहूरियत के खिलाफ इस साजिश को बेनकाब करके रहूंगा, भले इसमें मेरी सियासत बचे या जाए। अच्छा, डिड यू ऑफर हिम टू कम बैक? किस वक्त इयादत के लिए गए? गुजारिश ये नहीं, मैं बाद में मुल्तान उनके घर गया था, और मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनकी ये ख्वाहिश है कि जावेद हाशमी साहब जो हैं उनका मुकाम मुस्लिम लीग नून में ही बनता है और उन्हें उसमें आना चाहिए। मैं उन लोगों में बिल्कुल शामिल, मैं इसको ओन करता हूँ और मैं इसके लिए कोशिश भी करूंगा। ओके, चलें जी, आई थिंक सो। ओके, लेट्स सी कि व्हाट फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर यू, फॉर PMLN एंड ऑफ कोर्स जावेद हाशमी साहब। देन अगेन ये, लेकिन आपकी भी PTI के अंदर जाने की बातें चल रही थी। अब इमरान खान साहब को आप देखते हैं, अब पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं, तो आप इस पे शुक्र करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आपने ज्वाइन नहीं किया PTI को उस टाइम पर? नहीं, दो बातें, एक लोगों को पता है, किसी को नहीं पता, वो आज आपके शो के जरिए बता देते हैं। 88 में मैं मुस्लिम लीग से काफ़ी बेजार हो चुका था। 88 में यंग था तब, और ताहिरुल कादरी साहब जो थे ये तब अवामी तहरीक बना रहे थे, और मिनहाजुल कुरान बन गया था, और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। नौजवान लड़के दीनदार, जीन्स पहनी हुई हैं, टिपिकल मुल्ला नहीं है, और वो दीन की और दीन के जो एक जिद्दत है उसकी बात करते हैं। तो मैं जी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से बड़ी मुलाकातें हुई, मैंने उनके साथ फैसलाबाद और गुजरांवाला के दौरे भी किए, और मैं तकरीबन 88 में ये फैसला करने वाला था कि ये मुस्लिम लीग जो उस वक्त एक मार्शल लॉ के बतन से जन्म ले रही थी, तो इससे ठीक है मेरा और मेरे वालिद का हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है, मेरी वालदा का भी रहा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद ये मुस्लिम लीग आगे जाके डिलीवर ना करे उस वक्त 88 में। ठीक।
तो मेरा बड़ा रुझान हो गया था कादरी साहब की तरफ। और कादरी साहब ने जिस जलसे में अवामी तहरीक का ऐलान किया था मोची दरवाज़ा के, उसके हज़ारों सामीन में एक मैं भी था। वैसे मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कोई ये अचंबा इसलिए नहीं लगा, ये जो आप वाकया शेयर कर रहे हैं ये मेरे लिए नया जरूर, आई डिडंट न्यू ऑफ दिस बिफोर, लेकिन इसलिए मुझे अचंबा नहीं लगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते रहे हैं। वो इसका किस्सा, बिल्कुल वो इसका किस्सा बताते रहे। मेरी वैसी कुर्बत नहीं रही, लेकिन बहरहाल मुलाकात रही। फिर मैं कादरी साहब से मिला जाके एक वफद लेके, उस वक्त मैं भी यंग था, हम 6-7 लड़के, उस वक्त तो लड़के थे, मगर हम उनसे कायल नहीं हुए। फिर जब उन्होंने लिटरेचर दिया तो उस लिटरेचर के अंदर जो लिखा था और उनके कुछ ख्वाब थे उनसे भी हम डिस्टर्ब हुए कुछ। तो फिर भी मैं, अभी मेरा इरादा बन रहा था, लेकिन मेरी वालदा मरहुमा मगफूरा ने मुझे फिर इजाज़त नहीं दी। हालांकि मेरी वालदा साहबा की मेरी मौजूदा क़यादत से इक्वेशन नहीं थी। अच्छा। वो भी MPA थी, उनकी बिल्कुल इक्वेशन नहीं थी। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग से नहीं जाना, और फिर मैं नहीं गया कादरी साहब के साथ। तो बाद में मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, गलती नहीं हुई। ये जो इमरान साहब वाला मामला है, इनसे मेरी मुलाकात हुई है 2002 में जब MNA बने, और मुझे इमरान खान बड़े अच्छे लगे। हमारी क़यादत जलावतन थी, और हम ये जब आ गए कौमी असम्बली में तो ये फिर मुशर्रफ को छोड़ आए थे, और ये सख्त बात करते थे, एग्रेसिव थे। अच्छा, एक और लुकमा देना चाहूंगी, आपकी बात में मुकम्मल सुनूंगी, क्या करूं, रह नहीं सकती, आदत से मजबूर हूं। यानी आप भी इम्प्रेस तो हुए ना उनकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी से? मैं क्या खुद कहता हूँ, ठीक है, तो मुझे मैं तो ये हमेशा खुल के बातें खुल के करनी चाहिए। ठीक। तो इमरान खान साहब से मेरी अच्छी ताल्लुकात और दोस्ती हो गई, कभी कभार मुशावरत भी करते थे। तो 2006 में 2006 में ये बात जो अब की जाती है कि 2006 की बात है, 2015 या 14 या 13 की बात नहीं, बिल्कुल 9 साल पहले। ठीक। तब मेरी मुस्लिम लीग के अंदर कुछ हमारा आपस में इख्तिलाफ राय हो गया, फासला हो गया क़यादत के साथ। मैं हाशमी साहब के साथ था, हाशमी साहब जेल में थे, क़यादत जलावतन थी, बीच में कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी, हो जाती है। तो उस वक्त इमरान खान साहब और एक हमारे मेहरबान है, जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे पास मेरे अपार्टमेंट पे आए थे इस्लामाबाद में। ठीक है। तो देखिए, मिलने पे तो कोई इतराज नहीं है, और ये उनका हक था इमरान खान साहब का, अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो वो तशरीफ लाया, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें PTI का सेक्रेटरी जनरल बना दूंगा। और वो कहने लगे कि लोग मेरे साथ आते हैं, मगर ऑर्गेनाइजेशनल मेरा चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका तुमसे फ़ायदा होगा और हम मिलकर ये काम करेंगे। ठीक। तो मैंने उनकी पेशकश पे सोचा भी, गौर भी किया, अपने करीबी दोस्तों से मशवरा भी किया। 2-3 चीज़ें मेरे रास्ते में रुकावट थी। एक तो ये कि बुरा वक्त था, इम्तिहान का वक्त था, और इम्तिहान के वक्त पे कभी अपनी पार्टी और अपने साथियों को नाराजगी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नाराज होना है तो फिर अच्छे वक्त में नाराज हो, बुरे वक्त में तुक नहीं बनता। एक ये रुकावट थी। दूसरे, मैंने इमरान साहब को जरा स्टडी किया, उनकी जो रफाकतें थी पुरानी उसको देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि वो रफाकतें निभी नहीं, उनके ताल्लुक चले नहीं सियासत में। लोग आए, 2-4 साल रहे और चले गए। तो मुझे लगा कि ये बात बनेगी नहीं। फिर मैंने मजीद जब तज्जिया किया तो वो जमहूरी रवैया जो था उनका, वो उतना नहीं था जितना चाहिए होता है। जो मेरी क़यादत है मियाँ साहिबान की, ये इनका जमहूरी रवैया वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हुआ। ये मेरे अलावा शायद कोई और बात भी ना करे इस तरह। 85 में रवैया और था, 90 में और था, और फिर जूं उन्हें सियासत का तजुर्बा होता गया, रवैये बहुत ज्यादा बदलते गए। तो सर तीसरी दफा हुकूमत भी तो मिली ना, इम्प्रूव तो करना चाहिए था, सीखना चाहिए मिली है ना जी। लेकिन मैं तो आपको 90 की दहाई की बात बता रहा हूँ ना, अब हम 2015 में बैठे हुए। ठीक है। तो इमरान खान साहब जो थे वो लग रहा था कि वो एक हीरो टाइप आदमी है, जो मेरा तज्जिया था उनके बारे में। और जो हीरो होता है उसका अपना कसूर कोई नहीं होता, वो चाहता है कि उसको यकतरफा तौर पे चाहा जाए, वो चाहत करे ना करे उसको चाहा जाए, उसकी हर बात को माना जाए। सियासत जो है वो 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है। सो 2006 में फिर मैंने डिसीजन किया कि मुझे नहीं जाना चाहिए। मैंने बता दिया इमरान खान साहब को, उन्हें इतलात दे दी थी। उसके बाद तो कभी कोई ताल्लुकात तो रहे, लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू भी नहीं। मियाँ साहब, इस पूरे ट्रांजिशन में PMLN जो है उसकी जो क़यादत है, आपने जैसे फरमाया, वो आपको चेंज होती हुई नजर आई, और हम भी ये फील करते हैं कि डेफिनेटली चेंजेस तो आए, इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। इमरान खान में उस दौर से लेकर के अब तक चेंज आया? यही तो अफसोस है कि इमरान खान साहब के अंदर चेंज आनी चाहिए ना। देखिए, मैं जब MA कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था तो यही साद रफीक था और तरह का। MSF को लीड करा था तो रवैया और था। जब यूथ विंग की पॉलिटिक्स की तो और चेंज हुआ। जब पंजाब मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी बना, जिम्मेदारी बढ़ी तो और तरह का आदमी था। MPA था तो रवैये जरा और थे, MNA बना तो और थे, आज और है। एज के साथ फर्क पड़ना चाहिए। इमरान साहब का जो है अलमिया ये है कि एज के साथ फर्क नहीं पड़ता।
तो जो इसको अब फर्क नहीं पड़ा, आगे कैसे फर्क पड़ेगा? दुआ करनी चाहिए, उसके लिए उनको मशवरा भी देना चाहिए, ये उनके हक की बात है, इसमें उनका भला है, इसमें पाकिस्तानियों का भला भी हो सकता है। क्यों? पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से वाइप आउट हो गई है मुल्क के बड़े हिस्से से। अब ये सियासत जो है ये इसमें ये यूनिपोलर तो नहीं हो सकती कि सिर्फ पीएमएलएन एक कौमी सियासत कर रही हो। हमें एक मद्दे मुकाबल दरकार है जिसका हम मुकाबला करें, वो हमें ठीक रखे, हमारा बैलेंस ठीक रखे। हम तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी अलाइव रहे और पीटीआई भी अपने रवैये और तौर तरीके को संजीदगी इख्तियार करते हुए ठीक करे, ताकि हमारी कारकर्दगी बेहतर रहे। अगर हमें कोई चैलेंज ही नहीं होगा, कोई हमें चेक करने वाला नहीं होगा, तो मुझे बताइए हमारी कारकर्दगी कैसे इंप्रूव होगी? जैसे सरसे में आपने थोड़ा सा आपस की बात है, शुक्र तो किया ही होगा कि ऑपोजिशन की तलवार नहीं लटक रही, कोई पूछ नहीं रहा, बजट के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रही, रेलवे परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। रेलवे के ऊपर हम बिल्कुल आपसे बात करते हैं कि किस हद तक परफॉर्म कर रहा है, कोई डिबेट कोई प्रेशर नहीं है, तो ये अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए? आप लोग तो खुश होंगे? नहीं, हम खुश नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, हम खुश नहीं है, क्योंकि हम नए नहीं आए, हम पुराने लोग हैं, हम इस पे नाखुश हैं और हम इस पे मुतफिकर हैं। क्योंकि इश्यूज पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ब्लेम गेम हो रही है। ब्लेम गेम जो है वो मुल्क और रियासत को नुकसान पहुंचाती है, और 19 करोड़ का पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर स्टेट है वो गैर संजीदा सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान की बात है, उसकी बका का मामला है। जब सियासतदान गैर संजीदा होंगे, जब सियासतदान जूतों में दाल बांटेंगे, तो फिर वो जमहूरी निज़ाम को खुद ही तलपट भी करेंगे और इल्जाम किसी और पर डाल देंगे। इसलिए जरूरी है और लाजम है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सफ़ों को, अपने रैंक्स को ठीक करें। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है गुड गवर्नेंस नहीं करते, एक ही काम करते हैं। वो एक ही काम जो है उसने उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, अभी उनसे उससे ताइब हो जाना चाहिए। वो तो यही कहते हैं पीपल्स पार्टी में रबी लतीफ खोसा साहब से भी बात हुई, फिर दौस आशिक अवान साहब का इंटरव्यू किया, वो तो यही कहते हैं कि जब हम मुफाहमत की सियासत से निकलना चाहते हैं, मुफाहमत की सियासत से निकलेंगे आप लोगों के साथ, पीएमएलएन के साथ, तो डेफिनेटली आई थिंक सो पीएमएलएन को भी कुछ जरा जटिल इफेक्ट्स पड़ेंगे। क्योंकि आप ये तो आप इस चीज का तो क्रेडिट देंगे ना कि 126 दिन के धरने और जब सिस्टम को लपेटने की बात हो रही थी और अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों की बात हो रही थी, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी ने आपको सपोर्ट तो किया, ये तो आप मानेंगे? पीपल्स पार्टी जो है वो एक पुरानी सियासी जमात है। सही। उन्हें सियासत का ढंग और रंग आता है, उन्हें मालूम है सियासत के डायनामिक्स क्या हैं और उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। उनका एक ही अलमिया है, वो है कि गवर्नेंस का वर्ड जो है वो उनकी डिक्शनरी में है नहीं। वो जब आते हैं तो एक ही काम करते हैं, मैंने नहीं कहना क्या काम करते हैं, सबको पता है। अगर वो एक ही काम छोड़ दें और अपने गवर्नेंस के मॉडल को इम्प्रूव करें तो शायद कम बैक हो जाए। एक तो उनका कम बैक जरूरी है क्योंकि उनकी पॉलिटिकल बेस सिंध है, हमारी पॉलिटिकल बेस पंजाब है, भले से हम सब कौमी जमाते हैं। सही। तो पीटीआई की पॉलिटिकल बेस खैबर पख्तूनख्वा बन गया, भले से वो भी एक कौमी जमात बन रही है। इसी तरह पीटीआई अगर संजीदगी इख्तियार कर ले और ये ब्लेम गेम से निकल आए, इश्यूज पे पॉलिटिक्स करे, और पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नेंस के मॉडल को अभी 3.25 साल ठीक कर ले और अपनी टीम चेंज करे और अपनी क़यादत के अंदर भी उनको शायद तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, ये पीएमएलएन के लिए भी बेहतर है। हमारे अंदर जो कमियां, कोताहियां और खामियां हैं, ऑब्वियसली जब मुकाबला होगा हम भी उनको दूर करेंगे। अब जब मुकाबला ही नहीं होगा तो फिर बिनिश हमारी कारकर्दगी भी खराब हो जाएगी उससे। ठीक है, इसलिए हम परेशान हैं, खुश नहीं हैं। चलें एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सीधी सीधी बातें चल रही हैं आज की सीधी बात में, आई थिंक सो कि एक और रूप ख्वाजा साद रफीक साहब का, जब हम एक दूसरे के आमने सामने आकर के बैठे हैं, बीपर की मैं बात नहीं करी, तो ये वाकई सामने आया कि सीधी बात के फॉर्मेट के अंदर इनसे बेहतर सीधी बातें अभी तक 101 इंटरव्यूज में किसी ने की। मजीद सीधी बातें भी हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, सीधी बात के सिलसिले को जारी रखेंगे। डोंट मिस इट। ब्रेक के बाद जी एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब, दो मेरे बहुत मुख्तसर छोटे से सवाल हैं, जवाब आप जितना चाहे मर्जी लंबा दे दें। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि धांधली एक तरह से वो इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है फैसला आ गया, हम मानते भी हैं, कंसिडरिंग द रिस्पेक्ट इन माइंड ऑफ द कमीशन, लेकिन साथ ही साथ उसको दिल से तस्लीम भी नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है ना, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर आमीन किए हुए है। आपको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा इमरान खान को पीटीआई की क़यादत से देना चाहिए। किसी को छींक आ जाए तो इमरान खान कहते हैं, कभी शर्म दिलाते हैं, मनसब का लिहाज भी नहीं करते, कभी इस्तीफा मांगते हैं। उनकी जबान पे ये रट्टा है, इस्तीफा दे दो, शर्म करो। तो जब अपनी बारी आई है तो खुद गौर क्यों नहीं फरमाते? और इलेक्शन कमीशन से हमारे शिकवे कम है किसी से, शायद हमारे सबसे ज्यादा होंगे। तो बात यह है कि एक इल्जाम जो साबित ही नहीं हुआ बल्कि बरात हो गई इलेक्शन कमीशन की। अब उस बात पे कहें कि चूंकि आप लोगों ने मुनज़्ज़म धांधली नहीं की और बददयांती नहीं की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, इसलिए इसकी सजा के तौर पे आप इस्तीफे दे दें, तो इमरान तो बच्चों वाली बातें करते हैं, उनकी बातों में तो आवाज नहीं मिलाई जा सकती।
आपका अपने केस के हवाले से क्या ख्याल है? आपके हल्के का मतलब यू थिंक कि उसमें जान आ गई है, जरा मजीद बेहतर हो जाएगा केस? मेरे मामले में जिन जज साहब ने डिसीजन किया था उसके दो हिस्से थे। एक उन्होंने कहा था कि कोई धांधली नहीं हुई, कोई बदयांती साबित नहीं हुई, ना पोलिंग स्टाफ की, ना आरओ की, ना विनिंग जो विनर है इसकी। एग्जैक्टली। और दूसरा उन्होंने कहा कि 265 में से 7 पोलिंग स्टेशन मैंने चेक किए, वहां पे प्रिजाइडिंग स्टाफ ने जब रिजल्ट कंपाइल किया तो वो कानून के मुताबिक काम नहीं किया उन्होंने। उस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाएं। हम सुप्रीम कोर्ट में मेरी पार्टी की डायरेक्शन थी, चले गए। साथ ही मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी पहले दिन डाल दी थी। ठीक है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर चुका हूँ और फिर करूंगा। मेरे वकला बाज कहते हैं कि तुम्हें जल्दी किस बात की है, तुम्हें स्टे ग्रांट हो गया। मैं स्टे के ऊपर नहीं रहना चाहता, मैं इंसाफ चाहता हूँ। अगर ये यहाँ पे हमारे मेरे हल्के में फिर इलेक्शन होना तो हो बीच में से, किस्सा खत्म हो, लोग फैसला करें। और अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो उसका भी फैसला हो। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, टाइमिंग भी उन्होंने डिसाइड करनी है। तो वो मेरे केस में तो ये मामला है जी। चलें जी, फाइनल क्वेश्चन इंक्वायरी कमीशन के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से वो ये कि इमरान खान साहब, जिस तरह से मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अपने मौक़िफ़ से पीछे अपेरेंटली नहीं हट रहे हैं। अगर धांधली साबित करना इतना ही मुश्किल था तो उनको लॉन्ग मार्च पे जाने क्यों दिया आप लोगों ने? पहले ही कह देते, पहले ही मना लेते। 4 हल्कों से मामला शुरू हुआ था, पहले इंक्वायरी कमीशन का कह देते। ये तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं बातें। मैं कुछ बात कर देता हूँ। चौधरी निसार अली खान साहब ने इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च से रोकने की बहुत कोशिश की थी। इसको डिनाई नहीं कर सकते इमरान खान साहब। रियली? लेकिन तब वो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर चुके थे ना जी। तो कोई बात नहीं ना जी, कर चुके थे। तो आप कोई बात कहेंगे तो कोई आपके पास आके रिक्वेस्ट करेगा कि आप ये ना करें, आए बैठ के बात कर लेते हैं। और ये लेकिन ये इमरान खान साहब से पूछा जाए सवाल कि क्या आपको चौधरी निसार साहब ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतअद्दिद बार ये पेशकश नहीं की थी कि आप ये लॉन्ग मार्च ना करें, आए बैठ के बात करते हैं, कोई वे फॉरवर्ड निकाल लेते हैं। चले, अब मेरे ख्याल से मामला तो डाई आउट हो गया है, या फिर अगर नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन के हाउ आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, लेट्स सी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कमिंग टू द रियल बिजनेस, रेलवे मिनिस्ट्री का जब आपको कहा गया या आपको पता चला, कुछ आप जरा थोड़े से पैनिक हुए कि मतलब रेलवे इतनी मुश्किल, पहली दफा पीएमएलएन में कोई मिनिस्ट्री मुझे मिल रही है, यानी ख्वाजा साद रफीक को मिल रही है, वो भी इतनी मुश्किल मिनिस्ट्री? नहीं, ये बला तो मैंने अपने गले खुद ही डाली है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए पैनिक क्या होना था, वो मैंने पहले भी 1-2 जगह बताया है कि वज़ीर आज़म साहब ने कुछ लोगों को कहा कि तुम लोग अपने ऑप्शंस दो, उनमें मैं भी शामिल था। तो मैंने ये ऑप्शन 30 नंबर पे लिख दिया, लिखा और फिर मैं डर गया। पहला ऑप्शन क्या था? पहला था ये कम्युनिकेशन, रोड्स वगैरह, मुझे उसकी समझ आई थोड़ी। अच्छा, और सेकंड ऑप्शन क्या था? हाउसिंग, वो मेरा काम है, मुझे समझ आती है, छोटे घर बनाना मेरा पैशन भी है। तो तीसरा रेलवे लिखा, जिसकी मुझे समझ नहीं थी, पर मैंने कहा ये एक बड़ा चैलेंज है, फिर मैं डर गया, मैंने वो काट दिया। वो चिट जो थी वो मैंने जेब में डाल ली कि ये मैं क्या करने लगा हूँ। तो चंद मिनट के बाद फिर मुझे ख्याल आया कि ये मुश्किल काम जो है ये हम ही में से किसी ने करना है, लोगों ने हमें वोट दिए हैं, हम लोगों को जवाब दें। तो ये मुझे लगा जैसे मैं बुज़दिली का मुजाहरा करूंगा इसको ना लिख के। तो मैंने नई चिट लिखी और फिर रेलवे लिख के तो वो मैंने सबमिट कर दिया। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझ पर लादा क्या है, ये तो मेरी अपनी ऑप्शन में से था। तो मुझे जब यहाँ आया था तो मुझे रेलवे का उतना ही पता था जितना किसी एक मुसाफिर को जो कभी साल 2, 4, 5 साल बाद एक बार सफर करता है। आपने उससे पहले लेटेस्ट रिजीम्स में रेलवे पे सफर किया था? इंग्लिश उर्दू दोनों वाला? 5-7 साल पहले पाकिस्तान रेलवे पे किया होगा। यूरोप में जाके तो ज़ाहिर रेलवे पे सफर किया हुआ है, इंडिया में भी किया हुआ जाके 4 साल पहले। अच्छा। तो ज़ाहिर फ़र्क तो पता था अच्छी तरह, ना भी किया हो तो पता होता है। लेकिन मेरा दिल कोड़ा करता था। मैं लाहौरिया हूँ, टिपिकल यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं बाइक चलाई है, साइकिल चलाई है, सारी ज़िंदगी रहा हूँ। तो रेलवे एरिया लाहौर में बहुत बड़ा, तो दिल तो कुड़ता था जैसे सबका कुड़ता है कि ये क्या बर्बादी है। तो बहरहाल मैं आ गया। तो जब मुझे इब्तिदा में मैंने देखा तो मुझे लगा ये एक अजीम कबाड़ खाना है, हर तरफ कबाड़ ही कबाड़ है, कोई हिकमत अमली नहीं है। और बिनिश सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि पाकिस्तान रेलवेज़ की जो कम मेहनत कश था और जो हमारी मैनेजमेंट थी वो शिकस्त तस्लीम कर चुकी थी, और जितना काम हो रहा था वो शिकस्त खुर्दा ज़हनियत से हो रहा था। तो बीइंग पॉलिटिशियन मेरा काम बुनियादी तौर पर यह था कि शिकस्त खुर्दा ज़हनियत को बदलूं और इनको ये यकीन दिला दूं कि हम बदल देंगे। ठीक, ये मेरा बुनियादी काम था। मुश्किल तो बहुत रहा होगा? मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा। मुश्किल था, बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मुझे इसी महकमे के अंदर से ऑनेस्ट लोग मिले हैं। कह तो जरूर है लेकिन बहुत बड़ा कह तो रजाल नहीं मिला। डूवर्स भी मिले हैं। इसी ट्रेड यूनियन, यहाँ पे 20-22 यूनियंस हैं, उन्होंने मेरी मदद भी की है, मुतालबात भी नहीं किए, मैं उनको कुछ दे भी नहीं सका। अब हमने कुछ शुरू किया सिलसिला।
ठीक है। तो सब मिल गए, हर चीज ऑब्सोलीट हो चुकी है, हर चीज मैनुअल है, कुछ भी नहीं है ऑटोमेटिक, और उस पे इसको एक एक चीज को नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। तो अब $4.25 बिलियन की तकरीबन इन्वेस्टमेंट चाइनीज ने कमिट की है मेन लाइन 1 पर। ठीक है। अब हम FWO की मदद से मजीद एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी ML2 पे भी कोई $3.25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा नहीं है। सही। हमारा तो PSDP 41 अरब रुपए का है। 41 अरब रुपए में तो एक काम करें दूसरा पूरा नहीं होता, दूसरा करें पहला पूरा नहीं होता, मगर कुछ काम हमने कर लिए हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे हमने अपनी आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। ठीक है। 2-4 अरब का नहीं किया, ढेर सारा इजाफा किया है। मियाँ साहब तो बहुत खुश होंगे इसके ऊपर, बड़े मियाँ साहब। बड़े मियाँ साहब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको खबर मिलती है। हमने 1.25 करोड़ के करीब पैसेंजर सिस्टम में वापस ले आए हैं 2 साल के अंदर। ठीक। हमारा फ्रेट का इनकम था 1 अरब रुपया 12-13 में। अच्छा। इस साल वो हो गया है 8.5 अरब रुपया। गुड। एक ट्रेन्स का मयार कब इम्प्रूव करेंगे? ट्रेन्स का मयार कब इम्प्रूव करेंगे? अब जो आपके पास कोचेज हैं ये पुरानी कोचेज हैं, बहुत। आप ओवरनाइट नई कोचेज नहीं ला सकते, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक। तो हमने ये किया कि हमने अपने रिपेयर और मेंटेनेंस के मायार जो है उनको इम्प्रूव कर लिया है और पैच वर्क से गुरेज कर रहे हैं। सो आप अब अगर रेलवे में सफर करेंगे तो आपको पुरानी कोचेज भी नजर आएंगी, लेकिन आपको दरमियाने दर्जे की और आला दर्जे की कोचेज भी नजर आएंगी। तो ये अब कॉम्बिनेशन चलना शुरू हो गया है। ठीक। मैं वो लॉन्ग जंप वाला आदमी नहीं हूँ, मैं एक एक सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, तो मैं छलांगे नहीं लगा सकता, ना लगा भी सकता हूँ तो नहीं लगाऊंगा। तो हम फ्रेट सेक्टर को 1 2 3 इसको करके खत्म करता हूँ, फ्रेट सेक्टर को ऊपर ला रहे हैं। ठीक। ताकि रोड पर दबाव कम हो और जो ट्रांसपोर्ट माफिया की ब्लैकमेलिंग है उससे ताजर बचे। ठीक। जब मैं आया था तो फ्रेट ट्रेन चलती थी हफ्ते में 2 और महीने में 8। अब चलती है एक महीने में 300 मालगाड़ियां और साल में 3,500 मालगाड़ियां। 18 अरब पे क्लोज किया था बल्लोर साहब ने अर्निंग 12-13 में। ठीक। हमने 32 अरब रुपया इस साल कमा लिया है। ओके। मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, इसको मैं कोई भी चैलेंज कर सकता, उसका राइट है। ठीक। इसी तरह ये जो ग्रीन लाइन हमने चलाई है, इस तरह की 2 से 3 ट्रेन हम नई नहीं चलाएंगे, मौजूदा ट्रेन को इम्प्रूव करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन हमने शुरू कर दी है। कहीं जहाँ पे ऐसा तबका सफर करता है जो ज्यादा नहीं दे सकता, वहां उस तरह की वैल्यू एडिशन करेंगे। कुछ हाई फाई ट्रेन भी चला रहे हैं, जैसे ग्रीन लाइन को चलाया हमने। इसी तरह रेलवे स्टेशन जो 550 हैं और बर्बाद हो चुके हैं, उनमें से 11 रेलवे स्टेशन हमने उठाए हैं, उनकी हम इंशाल्लाह ताला शक्ल बदल देंगे, वो पहचाने नहीं जाएंगे कि ये बेसिकली अब आप रेलवे की सर्विस को आपके प्लान से, अगर मैं सही नतीजा कर सकी, मुझे जरूर बताइएगा कि एक्सेसिबल टू एवरी क्लास। जी। अब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड हाई क्लास आल्सो, उसको भी लाना बीच में। अगर वो ये सिर्फ गरीब आदमी की सवारी नहीं है, सबों की सवारी है दुनिया में। बिल्कुल। इसी तरह आप टिकट लेने के लिए जाते थे टिकट घर, अब 6 महीने बाद आप घर बैठ के नेट पे इसका टिकट ले लेंगे। हमने अपने रनिंग स्टाफ की लाइफ इंश्योरेंस करा दिया, हमारा हर मुसाफिर अब इंश्योर्ड है, लाइफ इंश्योर्ड है उसकी। अब हम पूरे अपने मुसाफिरों की लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि पेंशनर्स कतारों में लगे गिर जाते थे, हार्ट अटैक होता था, वफात पा जाते थे। बिल्कुल। पाकिस्तान रेलवेज के 80% के करीब पेंशनर्स जो है उन्हें हम ऑटोमेशन में ले गए हैं, अब कोई कतार नहीं लगती, ये खबर अब नहीं आती। तो ये तो बड़ी आप कमाल की चीजें कर रहे हैं। मैं तो इस वजह से सरप्राइज, मुझे असल में एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना, मैं इसलिए सरप्राइज हूँ कि इससे पहले इतनी अच्छी चीजें, अगर ये बाकी सब कुछ रेलवेज में हो रहा है तो ये हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि आप तो मीडिया फ्रेंडली भी बहुत है। नहीं, हमने काफी कोशिश की है, मीडिया ने हमारी मदद भी बड़ी की है, लेकिन इस मुल्क में ये एक रवायत है ना कि सनसनी तभी फैलती है जब कोई नेगेटिव खबर हो, जैसे वो ये हमारी जो मिलिट्री स्पेशल का हादसा हुआ। Exactly, हादसा जब तो सबने कहा ये पुल टूट गया, पुल खराब है, सबने कहा, मैंने उस वक्त जाए हादसे पे कहा भाई पुल बिल्कुल ठीक है, ट्रैक बिल्कुल ठीक है, ये या तखरीबकारी लगती है या कोई ह्यूमन एरर हुआ है। अब वो रिपोर्ट आ गई है जिसमें 3 फौजी अफसरान थे सीनियर और 4 हमारे सीनियर इंजीनियर थे, तो वो पता लग गया कि वो डिरेलमेंट ओवर स्पीडिंग से हुई है। बिल्कुल। तो मैं आप अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि मुस्बत बात की तरफ बदकिस्मती से हमारे मीडिया के बाद हिस्से जो है वो तवज्जो कम देते हैं। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जो भी ये काम कर रहे हैं रेलवे के हवाले से, इसके अंदर आपको कामयाबी मिले। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिल्कुल फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आइए, हमारा साथ जरूर दीजिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डिस्कशन को समेटने की कोशिश करते हैं। छोटा सा रैपिड फायर है ख्वाजा साहब के साथ। कोशिश करेंगे कि वो छोटे से रैपिड फायर में हमें जल्दी जल्दी सीधी बात के सीधे जवाब दे दें। ख्वाजा साद रफीक साहब मियां नवाज शरीफ के ज्यादा करीब हैं या फिर मियां शहबाज शरीफ के ज्यादा करीब हैं? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि दोनों के साथ कुर्बत और उसकी नौयत अलग अलग है। अच्छा, शहबाज साहब के साथ एक बरादराना ताल्लुक भी है और दोस्ताना भी, और लाड और जिद का ताल्लुक भी है, प्यार का ताल्लुक भी है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक बड़े और छोटे का रिश्ता है। गवर्नेंस ज्यादा किसकी बेहतर है, मियां नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के माहिर हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े फैसले करने में उनका कोई सानी नहीं है। बड़े फैसले मियां नवाज शरीफ ही करते हैं। नून लीग में, PMLN में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि फड्डे हो गए, लड़ाइयाँ हो गई छोटी छोटी बातों के ऊपर, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत से वजीर एक दूसरे से खफा रहते हैं। आपकी किस वजीर से नहीं बनती? मेरी सबसे बनती और बड़ी बनती है। किससे सबसे ज्यादा बनती है? सबों के साथ, जितने सीनियर्स हैं नाम लेने पड़ेंगे सर। नहीं, सबसे दोस्ती है। चौधरी निसार साहब हैं, परवेज भाई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, डार साहब हैं, आसन इकबाल साहब हैं, ये बाकी दोस्त हैं हमारे। ऐसा हुआ है कि बड़े मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने आपको कहा हो कि मेरी वजीर दाखिला साहब से बात करवा दें, या सिर्फ वो शहबाज शरीफ साहब से ही कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मियाँ साहब के पास हम सब उन्हें जाके अप्रोच करते हैं। वो हमारे सिर्फ लीडर नहीं है, इमाम है हमारे। हमने उन्हें लीडर के बाद अब इमाम का दर्जा दे दिया है। ये एक साल में नहीं दिया है, इसे वक्त लगा है, और ये बाय कन्विक्शन है। ये इसलिए नहीं है कि वो वजीर आजम है। वो वजीर आजम हो, वो वजीर आजम ना हो, उनकी शख्सियत को अल्लाह ताला ने बड़ा हिमाजहत बनाया है, तो उनकी शख्सियत से हम जुड़े हुए हैं, और वो एक और तरह का रिश्ता है, उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप उनकी किचन कैबिनेट में हैं मियां नवाज शरीफ साहब की? नहीं, मेरा ख्याल है किचन कैबिनेट की तो टर्म ठीक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनका एतमाद हासिल है। अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब हैं, इंटरनेशनली एंड नेशनली वो ज़्यादा पॉपुलर हैं या फिर आपके लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? परवेज मुशर्रफ का तो पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान से मुकाबला काइंडली ना करें। वो कब पॉपुलर थे? वो तो कभी भी नहीं थे। बहुत ज़्यादा हम खबरें सुनते हैं। फाइनल क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज टाइम बिल्कुल आप हो चुका है, लेकिन ये सवाल मैंने ज़रूर पूछना है। करप्शन की बहुत बातें होती हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं, इस दौरे हुकूमत में भी, पिछले दौरे हुकूमत में भी। पिछले दौरे हुकूमत में जैसे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके ऊपर ठीक है शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कहा, गलियों में घसीटेंगे और इस तरह के अल्फाज। बाद में माफ़ी भी मांग ली, वो भी एक बड़ी बात थी कि सिंध में जाकर उनके होम ग्राउंड में जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। आई थिंक सो कि दिल एक दूसरे के बड़े होने चाहिए, माफ़ भी कर देना चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ करप्शन के हवाले से कुछ किया नहीं गया। इस वक्त मौजूदा सिटिंग मिनिस्टर्स में कोई ऐसा मिनिस्टर, कोई ऐसा जेयद फेमस कारकुन जो आपको लगे कि करप्शन में इन्वॉल्व होगा, जिसका स्कैंडल हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैबिनेट में अल्हम्दुलिल्लाह करप्ट अनासर, बदउनवान अनासर आ ही नहीं सकते। खुदा न खास्ता अगर कोई आ जाता, पनप नहीं सकता था। लोगों को अंदाज़ा नहीं है हमारा अंदरूनी माहौल किस किस्म का है। हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। हमने आमरीयत से बहुत बड़ी जंग लड़ी है। हमने चोरों, उचक्कों और ठगों को वजीर बनवाने के लिए जंग नहीं लड़ी हुई। और इस पे मियां नवाज शरीफ साहब से लेके वो जो हमारी एक पार्टी की सीनियर्स की टीम है, वो सारी बड़ी क्लियर है। हम बहुत यकसू हैं इस पे, और छोटी मोटी गलती हम कर जाते हैं बाज़ औक़ात, तो उसका बड़ा सख्त मुहासबा एक दूसरे का किया जाता है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। चलिए, तसल्ली हमें भी हो गई और इस प्लेटफॉर्म से आप लोग को भी हो गई। बाकी अगर अल्लाह ना करे अब ऐसी कोई बात हो, लेकिन अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो फिर ख्वाजा साहब कौन से हमारे से दूर हैं, एक फ़ोन करेंगे, दोबारा आ जाएंगे इनसे मिलने के लिए, इस नोट पर कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बेहतरीन हो। आप सब लोग की हमें दुआएं चाहिए। ख्वाजा साहब आपको बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक विश करूंगी आपके रेलवे के काम के लिए। आपके इंटरव्यू के टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। जेब में चंद रुपए और लेना हो बंडल। हम फ्रेंड से कांटेक्ट